नए की जन्म कुंडली। एक। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे क्षमा कीजिए, मैं एक ज़माने में बहुत बुद्धिमान समझता था। मुझे उससे बहुत आशाएं थी कि वह आगे चलकर एक मेधावी प्रतिभाशाली पुरुष निकलेगा। लोग समझते थे कि मैं उस व्यक्ति को अनुचित महत्व दे रहा हूँ। मुझे लगता था कि वह व्यक्ति हमारी भारतीय परंपरा का एक विचित्र परिणाम है। वह अपने विचारों को अधिक गंभीरतापूर्वक लेता था। वे उसके लिए धूप और हवा जैसे स्वाभाविक प्राकृतिक तत्व थे, शायद इससे भी अधिक। दरअसल उसके लिए न वे विचार थे न अनुभूति। वे उसके मानसिक भूगोल के पहाड़, चिन्ह, खाइयाँ, ज़मीन, नदियाँ, झरने, जंगल और रेगिस्तान थे। मुझे ये भान होता रहता कि वह व्यक्ति अपने को प्रकट करते समय स्वयं की सभी इंद्रियों से काम लेते हुए एक आंतरिक यात्रा कर रहा है। वह अपने विचारों या भावों को केवल प्रकट ही नहीं करता था, बल्कि उन्हें स्पर्श करता था, सूंघता था। उनका आकार, प्रकार, रंग, रूप और गति बदल सकता था, मानो उसके सामने प्रकट साक्षात और जीवंत हो। उसका दिमाग लोहे की एक शिकंजा था या सुनार की एक छोटी सी चिमटी, जो बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी बात को सूक्ष्म रूप से और मजबूत से पकड़कर सामने रख देती थी। लेकिन ये बात पुरानी हो गई। अब मुझे लगता था कि मैं भी बुद्धिमान हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त की बुद्धिमत्ता के कारण उसकी ज़िंदगी ही ज़्यादा थी, न कि केवल मस्तिष्क तंत्रों की हलचल। 12 वर्षों बाद जब एकाएक मेरी उससे मुलाकात हुई, तब आनंद और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। आनंद से भी ज़्यादा आश्चर्य, नदियों की दो धाराओं के बीच इतने बड़े बड़े पहाड़ आ गए थे कि उन्होंने हमारी दिशाएं भी बदल गई थी। जब फिर से मुलाकात हुई तो स्वभावतः हमारे ध्यान इन पहाड़ों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, निचाई पर गया। 12 वर्ष बाद अब जो हम दो दिए हो गए थे, तो किस जगह उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वह नौजवान नहीं है। ये कहिए कि वह भूतपूर्व नौजवान था। मतलब यह कि प्रभाव उसके वर्तमान रंग रूप के न होकर उसके भूतपूर्व रंग रूप का होता था। मुझे वह प्रभाव अच्छा लगता। जी चाहता कि उसके बारे में रोमांटिक कल्पना की जाए, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि उसकी सुंदरता उसके रूप की थी या उसके माथे पर पड़ी हुई रेखाओं की। कम से कम मुझे तो वह लकीरें अच्छी लगती। खूबसूरत कागज सुंदर होता ही है, लेकिन यदि वह कोरा हुआ, उसमें कोई मर्म वचन लिखा हुआ न रहे, तो सौंदर्य में रहस्य ही क्या है। सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा है। सामने पीपल का वृक्ष है। चांदनी में उसके पत्ते चमचमाते काँप रहे हैं। चांदनी और उसमें चित्रित हुए छायाएं हमारे मनोलोक को एक नई दिशा दे रही है। मुझे मालूम था कि मेरे मित्र के लिए शेले की ओड टू वेस्ट विंड उतनी ही दूर है जितना मेरे लिए ईस्वे का रूट ऑफ माइन वन। लेकिन इसके बावजूद वे दूरियां हमारी पहचानी हुई थी, और शायद इसलिए वे प्रिय भी थी। जब जब मुझे दूरियों का भान होता था, तब मुझे अच्छा भी लगता था और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि दूरियां हमारी गति को एक चुनौती है, और बुरा इसलिए कि मित्रों के बीच दूरी खटकती है। हम एक ही भाषा का उपयोग तो करते थे, लेकिन अविनाश एक होते हुए भी रवींद्रनाथ और व्यंग्यनाथ अलग अलग हो जाते थे। यह दूरी के कारण है। दूरी पर विजय पाना मानव स्वभाव है। वह एक सहज रोमांच है। अब हमें एक दूसरे को फिर से खोजना पाना है। एक तरह मुझे खुशी भी थी कि मैंने उसे कतई भूल गया हूँ और उससे बहुत दूर निकल गया था। शायद ये आवश्यक भी था, नहीं तो मैं उससे आच्छन्न हो जाता। मेरी अपनी दृष्टि से वह असाधारण और असामान्य था। एक असाधारणता और क्रूरता भी उसमें थी, निर्दयता भी उसमें थी। वह अपनी एक धुन, अपने एक विचार या एक कार्य पर सबसे पहले खुद को और उसके साथ लोगों को कुर्बान कर सकता था। इस भीषण त्याग के कारण उसके अपने आत्मीयता और उसके विरुद्ध युद्ध होता था, तो वह उसकी शक्ति भी बर्दाश्त कर लेता। उसकी ज़िंदगी की इस बुनियाद तथ्य से मैंने हमेशा वेर किया। जब वह राजनीति में उतरा तो मैंने उसके घर वालों के सामने गरज कर यह आरोप लगाया कि वह उसका पलायन है, उसका उत्तरदायित्व वहन न करने की प्रवृत्ति है। मैंने उससे यह भी कहा कि वह राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। राजनीति के साथ जब वह साहित्य में उतरा तब मुझे कुछ अच्छा लगा, लेकिन तब तक उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। घर के विरोध और बाहर के विरोध से वह जर्जर हो गया था, लेकिन भय जिद्दी होने का स्वभाव वह अड़ा रहा, और तब से हम एक दूसरे से दूर होते चले गए। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि सांसारिक समझौते से ज़्यादा विनाशक कोई चीज़ नहीं, खास तौर पर वहाँ जहाँ किसी अच्छी महत्वपूर्ण बात करने के मार्ग में अपने अपने जैसे लोगों और पराये लोग अड़ आते हैं। जितनी ज़बरदस्त उसकी बाधा होगी, उतनी ही गाढ़ी लड़ाई भी होगी।
अथवा उतना ही निम्नतम समझौता हुआ। इस भीषण संघर्ष की हृदय वेदक प्रक्रिया से मैं गुजरकर उस व्यक्ति का नेतृत्व कुछ एड़ा वेड़ा कुछ विचित्र अवश्य हो गया था, किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि उससे बाजू सही थे, इसलिए वह असामान्य था। दूसरे शब्दों में मैं सामान्य उसको समझता था जिसमें अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल न हो। मैं अपने को ऐसा ही आदमी समझता हूँ। मैं मात्र सामान्य हूँ, मैं नामी गिरामी हूँ, यह बात अलग है। और चूंकि वो व्यक्ति हमेशा मेरे भीतर के असामान्य को उकसा देता था, इसलिए अपने भीतर के उस उकसे हुए असामान्य की रोशनी में एक और स्वयं को हीन अनुभव करता। और दूसरी ओर ठीक वहीं असामान्य मेरी कल्पना और भावना को उत्तेजित करके मुझे अपने से बृहत और व्यापक जो भी है उसमें डूबो देता। चाहे वह इंटीग्रल कैलकुलस हो, सुदूर नेबुला हो, या कोई ऐतिहासिक कारण हो, अथवा कोई दार्शनिक सिद्धांत हो, या विशाल सामाजिक लक्ष्य हो। इसलिए मैं अपने और अपने मित्र के जरिए असामान्य के अंत चरित्र का सामान्य के दबाव को भली भांति जानता था। लेकिन मेरी गति और दृष्टि कुछ और थी। जब मैं कोई काम करता तो इसलिए कि उससे लोग खुश होते थे। वह काम करता तो सिर्फ इसलिए कि एक बार कोई काम हाथ लेने में उसके अधिकारी ढंग से भली भांति कर ही डालना चाहेगा। मेरी व्यवहारिक सामान्य बुद्धि थी। उसकी कार्य शक्ति आत्मप्रकटीकरण की एक निर्दय शैली। हम दोनों में दो ध्रुवों का भेद था। जिंदगी में मैं सफल हुआ, वह असफल, प्रतिष्ठित, भद्र और यशस्वी